साथ बैठक, विभागीय सचिव, राज्य स्तरीय उद्योगपति शामिल, कई बिंदुओं पर किया गया विचार विमर्श। सीएम धामी ने दिए निर्देश, रक्षाबंधन पर महिलाओं का होगा बस में निशुल्क सफर। उत्तराखंड परिवहन निगम की तरफ से होगी निशुल्क यात्रा। विजिलेंस विभाग ने किया सेमिनार का आयोजन, सीएम धामी समेत अपर मुख्य सचिव और डीजीपी शामिल, भ्रष्ट अधिकारियों पर अंकुश लगाने पर चर्चा। जल्द होगी बीजेपी की नई कार्यकारिणी की घोषणा, महेंद्र भट्ट कर रहे हैं प्रदेश में नई टीम की तैयारी। भट्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। पहाड़ी से हुई पत्थरों की बरसात, बद्रीनाथ हाईवे हुआ बंद, सड़कों पर चारधाम यात्रियों का जमावड़ा, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति के साथ बैठक की। बैठक में विभागीय सचिव और राज्य स्तरीय उद्योगपति शामिल हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए उद्योग सचिव डॉक्टर पंकज पांडे ने कहा कि पिछली बैठक में उद्योगपतियों ने राज्य सरकार को 70 सुझाव दिए थे, जिसमें से करीब सभी सुझाव पर अमल करते हुए उनको संभवतः हल किया जा चुका है। वहीं उन्होंने कहा कि आज की बैठक में भी काफी बिंदुओं पर विचार किया गया। राज्य सरकार के पास जमीनों की उद्योगों के लिए चिन्हित करने के लिए लैंड बैंक में शामिल किए जाने पर भी विचार किया गया। साथ ही उद्योगों को लगाने के लिए जमीन राज्य सरकार मुहैया करवाएगी। इस मसले पर कहा गया कि उद्योगों के लिए राज्य में कनेक्टिविटी एक महत्वपूर्ण सुझाव था, जिस पर प्रदेश सरकार काम कर रही है। पंकज पांडे ने बताया कि सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को राज्य में स्थापित किया जा रहा है। विभागीय सचिव ने कहा कि राज्य में जो प्लास्टिक उद्योग बंद हुए हैं, उनको अल्टरनेट तरीके से कैसे डेवलप किया जाए, इसके लिए सरकार मदद करेगी। उन्होंने कहा कि जितने भी उद्योग राज्य में स्थापित होंगे, उससे राज्य की आमदनी बढ़ेगी। देखिए, भारत सरकार जो नए प्रोजेक्ट लाती है, जो नए पार्क बनाती है, उसमें वो चैलेंज मेथड में करते हैं। चैलेंज मेथड में बहुत सारे पॉइंट होते हैं। उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एक बड़ा पॉइंट होता है। कई बार जो उनका क्राइटेरिया होता है, उसमें लैंड का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, या जो मैंने बताया रॉ मटेरियल का, जैसे टेक्सटाइल का अगर है तो टेक्सटाइल हम ले तो लेंगे, लेकिन वहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके रॉ मटेरियल यहाँ नहीं उपलब्ध होते हैं। तो चैलेंज मेथड में हम उसको नहीं कम्पीट कर सकते दूसरे स्टेट के साथ। तो हमको ये देखना है कि हमारे स्टेट की स्ट्रेंथ क्या है और क्या चीज़ है जो कि हम भारत सरकार में पोज करके निकाल सकते हैं। जैसे फार्मा पे हमारा एक बड़ा फार्मा का एक बड़ा हब है उत्तराखंड, हम फर्दर उसको पुश कर रहे हैं। आयुष की जहाँ तक बात है, आयुष को भी हम ट्राई कर रहे हैं। कल मैं आयुष के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ अलग से मैंने एक मीटिंग प्लान की है। मैं चाह रहा हूँ कि आयुष का जो प्रोडक्शन है मेडिसिन का, वो भी बढ़ाया जाए, क्योंकि उत्तराखंड हम आयुष प्रदेश के नाम से कहते हैं, हम जानते हैं, लेकिन इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी हम आयुष प्रदेश की तरह से स्थापित करें। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए। सीएम धामी के निर्देश पर रक्षाबंधन के दिन प्रदेश की महिलाओं को प्रदेश के अंदर उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। इस संबंध में सचिव श्री अरविंद सिंह हाकी द्वारा आदेश जारी किए गए। विजिलेंस ने राजधानी देहरादून में 1064 टोल फ्री नंबर को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार के साथ तमाम अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड राज्य में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर अंकुश लगाने के लिए टोल फ्री नंबर के जरिए लॉन्च किया गया, और जिससे
आम लोग भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। उनका कहना है कि जिस तरह टोल फ्री नंबर काम कर रहा है, इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लग रहा है। उनका कहना है 2025 तक पूरी तरह से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 अप्रैल 2022 को 1064 टोल फ्री नंबर का शुभारंभ किया था। तब से लगातार लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। अप्रैल माह में इसको जारी किया था और तब से लेकर बहुत सारी जगह पर इस पर कार्रवाइयाँ हुई हैं और ये हमारा उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड, पारदर्शी व्यवस्था यहाँ पर बनाने के लिए, पारदर्शी व्यवस्था को लागू करने के लिए, जन जन की सुविधा के लिए उत्तराखंड को देवभूमि के स्वरूप में पुनः रूप से उसको बनाने के लिए जो हमने नंबर जारी किया था, उस पर अभी तक 5000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी बात करी है, अपनी शिकायत दर्ज करवाई है और सभी पर कार्रवाइयाँ हुई हैं। कुछ भ्रष्टाचार से संबंधित थी और जो भ्रष्टाचार से संबंधित नहीं थी उनको दूसरे पोर्टल पर जो हमारा 1905 है उस पर भी ट्रांसफ़र किया गया है। और आगे आज हमने जो चूँकि हमारा यहाँ का ढांचा थोड़ा पुराने समय से बना हुआ था, जिसमें और ढांचे में लोगों की आवश्यकता है और उसको सशक्त बनाने की ज़रूरत है, तो इस ढांचे का पुनर्गठन किया जाएगा जल्दी। और विजिलेंस को काम करने के लिए रिवॉल्विंग फंड की जो ज़रूरत होती है उसके लिए भी आज हमने 2 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान करने का ये घोषणा की है। पब्लिक फोरम में सरकारी व्यक्ति कुछ करता है या कहीं कोई सर्टिफिकेट का ऐसे प्रदान किया जाता है, वहाँ पे अगर विजिलेंस की टीम थोड़ा बहुत भी अपने बारे में बताती है, जनता को जागरूक करती है कि आप यहाँ जाएं, इससे कहते हैं 1064 को हम अधिक से अधिक पॉपुलराइज करें, आपके माध्यम से भी और लोगों के माध्यम से भी कि 1064 पे शिकायत करें। ये एनोनिमस प्लेटफॉर्म है। एनोनिमस पूरी तरह से मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ पे नाम आपका बहुत आवश्यक है। यदि नाम नहीं होगा तो मैं क्रॉस चेक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अधिकारी कई बार नाहक परेशान होते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपकी शिकायत है और आपकी अधिक से अधिक आपकी जो आइडेंटिटी उसको गोपनीय रखा जाएगा, लेकिन आपकी शिकायत पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से दर्ज होगी और उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। ये इंश्योर करते हैं। कभी भी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने 10 और शिकायत की थी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं राज्य में बीजेपी के अध्यक्ष पद पर ताजपोशी के बाद अब बद्रीनाथ के पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट अब प्रदेश में नई टीम की तैयारी में है। राज्य के हर जिले में कार्यकर्ताओं से समन्वय स्थापित कर जल्दी भट्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। कार्यकर्ताओं में उत्साह बना रहे, इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्य के हर शक्ति केंद्र पर प्रवास भी करेंगे। बता दें कि गुरुवार को उनके जन्मदिन को लेकर ऋषिकेश स्थित इंदिरा नगर में आवास पर कार्यकर्ताओं का शुभकामनाएं देने के लिए तांता लगा रहा। इसी बीच मीडिया कर्मी से बातचीत में उन्होंने भावी कार्यक्रमों की जानकारी दी। 2-3 दिन हुए हैं और मैं इस बीच दिल्ली जाऊंगा। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मुझे साधुवाद करना है, धन्यवाद प्रस्तुत करना है, उनसे मार्गदर्शन लेना है। इसके बाद सभी जिलों का प्रवास रहेगा। कार्यकर्ताओं से वार्ता करके हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, सबसे समन्वय बनाते हुए और जैसा निर्देश केंद्र से हमको प्राप्त हो उस हिसाब से हम अपने आगे की टीम के बारे में विचार करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए सदैव तैयार रहती है। हमारा बूथ स्तर का संगठन है, सभी कार्यकर्ता सक्रिय रहते हैं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी है, वो नंबर 1 की पार्टी बनी रहे, इसके लिए कार्यकर्ताओं को उत्साह अर्जित करने के लिए मैं स्वयं शक्ति केंद्र का प्रवास करूंगा। खबर उत्तराखंड से है, जहां बारिश अपना कहर बरपा रही है। बता दें कि बारिश ने पहाड़ों में हालत बदतर कर दिए हैं। कल रात से लगातार हो रही बारिश ने सड़कों पर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बद्रीनाथ हाईवे नरकोटा के पास लगभग 3 घंटे से यात्रा बाधित है। लेकिन सोचने वाला विषय यह है कि यह मार्ग बंद होने के बाद 2 घंटे तक जिम्मेदार संस्थाओं का न कोई आदमी दिखा और न मार्ग खोलने के लिए कोई मशीन। ऐसे में लोगों का सिस्टम पर जमकर गुस्सा फूटा। वहीं मार्ग कई जगहों पर लोग खतरनाक चट्टानों के नीचे बैठकर इंतजार करते नजर आए। अगर चट्टान खिसक जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। सड़क के दोनों ओर सैकड़ों लोग फंसे हैं। बड़ी बात तो यही रही कि सुरक्षा को लेकर भी लापरवाही बरती गई। पुलिस के जवान भी वहां नजर नहीं आए। कुछ होमगार्ड के जवान ही सैकड़ों लोगों के बीच खड़े दिखे। बाद में पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे। बता दें कि केंद्र सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट ऑल वेदर सड़क का सपना भले ही कितना भी
बेहतरीन हो, लेकिन जिस तरह से प्राइवेट कंपनियों ने सड़कों के बुरे हाल कर दिए हैं और जगह जगह डेंजर जोन पैदा कर दिए हैं, ये मुसाफिरों के लिए किसी बड़ी मुश्किल से कम नहीं है। जय भोले, जय भोले, जय भोले। नरेंद्र नगर के कुमार खेड़ा के पास पहाड़ टूटने से सड़क पर आए भारी बोल्डर्स और मलबा गिरने से नरेंद्र नगर रानी पोखरी रोड पर 3 स्थानों पर आज सुबह से पूरी तरह बंद हो गया है। बता दें कि कुमार खेड़ा के पास रानी पोखरी रोड पर कल रात और आज सुबह पहाड़ दरकने से और भारी मात्रा में मलबा आने से नरेंद्र नगर रानी पोखरी रोड पर यातायात बाधित होने से लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। इस मोटर मार्ग के ठीक होने तक उसके ऊपरी से NH 94 पर भी पहाड़ी दरक रही है, जिसका मलबा रानी पोखरी रोड पर गिरता नजर आ रहा है। मलबा हटाने के लिए दोनों ओर से JCB लगा दी गई है, मगर निरंतर पहाड़ी दरकने से मलबा हटाने में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। जनपद टिहरी, उत्तरकाशी और राजधानी देहरादून और धर्मनगरी हरिद्वार जनपदों को आने जाने वाले लोगों के लिए मोटर मार्ग काफी सुलभ पड़ता है, मगर ये मार्ग 3 स्थानों पर भारी मलबा आने से अवरुद्ध हो गया है, जिसके कारण लोगों को बड़ी सुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसमें 3 पॉइंट बन गए हैं। एक तो ये अभी आज ही टूटा है, बहुत बड़ा पहाड़ नीचे गिर गया है और लगातार टूट रहा है। हमारे द्वारा मशीनें लगाई गई थी और काम जारी था, लेकिन फिर ऊपर से आने का खतरा है, तो सेफ्टी को देखते हुए भी काम थोड़ा रोका गया है। इससे आगे पॉइंट वो NH 94 का मलबा पूरा टूट के नीचे आ रहा है, वहाँ भी लगातार बहुत ज़्यादा मलबा आया हुआ है। और हम रोज खोल रहे हैं और रोज बंद हो रहा है। रोज खोलते हैं, रात को आ जाता है, फिर सुबह खोलते हैं, फिर दिन में खोलते हैं, लेकिन ये आज बहुत बड़ा पहाड़ आया है और इससे अभी और ऊपर से आने की उम्मीद है। मैं अभी यहाँ से अपने घर की तरफ जा रहा था और मैंने अभी देखा कि यहाँ पे बड़ी सी पहाड़ी टूट रही है और जो कि एक बहुत खतरा है। और ऊपर जो पीछे एक NH रोड का जो डंपिंग जोन है, वो उसका जो मिट्टी है, मलबा है, वो सब हमारे नीचे खेतों में जा रहा है, नीचे वहाँ जा रहा है, जिससे हमारे गाँव के लिए खतरा है। और यहाँ पे PWD विभाग द्वारा यहाँ पे 2 मशीनें लगाई गई, जो कि मिट्टी मलबा जो टूट रहा है बाहर में सब नीचे जा रहा है हमारे गाँव में और ये हमारे खेतों के। उत्तराखंड सरकार की तरफ से प्रदेश के विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश सरकार आमजन की समस्या को दूर करने के लिए एक बार फिर से बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार लगाने का काम करने जा रही है। प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार लगाया जाए, जिससे कि आम जनता को अपनी समस्या के समाधान के लिए ना भटकना पड़े। उन्होंने कहा कोविड-19 की वजह से जनता दरबार नहीं लग पा रहा था, लेकिन अब व्यवस्थाएं दुरुस्त हो चुकी हैं। ऐसे में जनता की समस्या के लिए, उनके समाधान के लिए प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार लगाने का कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय मंत्री हर दिन अपने हिसाब से प्रदेश कार्यालय में बैठकर आम जनता की समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। देखिए, पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा यहाँ पर जनता दरबार लगाया जाता था और चूंकि कोरोना बीच में आ गया, इस कारण हमें बंद करना पड़ा, वो व्यवस्थाएं रोकनी पड़ी। अब पुनः माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी महेंद्र भट्ट जी द्वारा कहा गया है कि इस विषय में जो है हम विचार करेंगे और संगठन और सरकार में बहुत बेहतर तालमेल है। आने वाले समय में पुनः इसको सुचारू रूप से हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं, ताकि हमारे कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता को जो है सचिवालय, विधानसभा आदि जाने में जो समय व्यर्थ होता है, वो समय बचे और सीधा यहाँ कार्यालय में उनको अपने अपने मंत्रियों से मिलने में कोई असुविधा। वहीं उत्तराखंड में मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या ने सचिवालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या ने सचिवालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अब सिर्फ जनवरी नहीं, बल्कि 1 अप्रैल तक, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को जो भी 18 वर्ष का हो जाएगा, वो लोकतंत्र में वोटर बनने का हकदार होगा। साथ ही सभी से अनुरोध किया कि फॉर्म भरकर स्वेच्छा से अपना आधार वोटर लिस्ट में जोड़ें। हालांकि ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आधार को वोटर लिस्ट में जोड़ देंगे तो उससे 2 जगह वोटर बनने की बातों पर विराम लगेगा। साथ ही सरलीकरण और स्पष्टीकरण में सहयोग मिलेगा। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2023 को ध्यान में रखते हुए मतदेय स्थलों का युक्तिकरण, पुनर्निर्धारण और पुनर्व्यवस्थापन की कार्रवाई सुनिश्चित की जानी है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के किसी भी मतदान स्थल पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
एक है क्वालिफाइंग डेट, जो पहले साल में एक ही बार 1 जनवरी क्वालिफाइंग डेट होता था, अभी क्वालिफाइंग डेट जो है 18 साल होने के लिए 4 बार होगा। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, 4 टाइम्स क्वालिफाइंग डेट होगा। सेकेंडली, हम सभी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आधार अपना नंबर हमें दे दें। ये मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलेंटरी है, और जिनका भी आधार नंबर लिया जाएगा उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के अनुसार फिजिकल कॉपी का जो मास्क करके रखा जाएगा, और उसका जो सॉफ्ट कॉपी है वो पब्लिक डोमेन में कहीं नहीं रहेगा और वॉल्ट में रहेगा। पूरा इसका गाइडलाइन। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां जंगली जानवरों का आतंक आए दिन देखने को मिलता है। बता दें कि तेंदुए ने इन दिनों रिहायशी इलाकों को अपने निशाना बनाकर छुपे बैठे हैं। लोगों के पालतू जानवरों को अपने शिकार बना रहे हैं। शिकारी के हाथों से शिकार होने के डर से लोगों ने अब शाम होते ही घर से निकलना बंद कर दिया है। वन विभाग की टीमें लगातार जनता से अपील कर रही है। तेंदुओं को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, फिर भी डर से निजात मिलता नहीं दिखाई दे पा रहा है। बता दें कि जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में काफी लंबे समय से तेंदुए ने अपना आतंक बनाए रखा है। घर के बाहर टहल रहे थे गाय के बछड़े को लगातार तेंदुआ अपना शिकार बना रहा है। काशीपुर के कई ग्रामीण क्षेत्रों में के साथ शहरी क्षेत्रों में भी तेंदुओं की दस्तक देखी गई है। तेंदुए की दहशत से ग्रामीणों में काफी डर का माहौल बना हुआ है। शाम होते ही ग्रामीणों ने अब घर से निकलना बंद कर दिया। बीते दिनों भी तेंदुओं की घर से पालतू कुत्ते अपना शिकार बनाने की वीडियो भी सामने आया था। द्रोण सागर की दीवार फांदकर भी कई कुत्ते और बछड़े को अपना निवाला बना चुका है तेंदुआ। तो वहीं दूसरी ओर वन विभाग भी तेंदुए को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। शाम होते ही वन विभाग की टीमें ग्रामीण क्षेत्रों में गश्त पर निकल जाती हैं। साथ ही टीम द्वारा लगातार लाउडस्पीकर के माध्यम से जनता से अपील की जा रही है कि सतर्क रहें। क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे तेंदुए के आतंक से अब वन विभाग भी चिंतित दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। भारी बारिश के चलते सहस्त्रधारा आईटी पार्क के निकट बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते ब्रह्मपुरी में मलबे की वजह से 4 से 5 घरों में भारी नुकसान होने की खबर सामने आ रही है। इस दौरान एक महिला भी मलबे में दब चुकी है और एसडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर महिला को सकुशल बाहर निकाला। साथ ही कुछ पशु भी इस मलबे में दबे हुए हैं। एसडीआरएफ की और पुलिस की टीम रेस्क्यू कर रही है। खबर उत्तराखंड के मसूरी से है, जहां मसूरी देहरादून मार्ग पर घनानंद स्कूल के पास एक बड़ा पेड़ गिरने से मार्ग बाधित हो गया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पेड़ गिरने की सूचना पर मसूरी नया तहसीलदार गोपाल सिंह चौहान प्रशासनिक वन विभाग और लोक निर्माण विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सड़क पर गिरे पेड़ को वन विभाग की टीम ने पेड़ काटकर जेसीबी के माध्यम से हटाया और मार्ग को सुचारू किया। वहीं नायब तहसीलदार गोपाल सिंह चौहान ने कहा कि सुबह से ही मसूरी में तेज बारिश होने से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो रखा है। वहीं पेड़ गिरने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने पेड़ को काटकर जेसीबी के माध्यम से हटाकर यातायात को सुचारू किया गया। उपजिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा और निरीक्षण किया। खबर उत्तराखंड के खटीमा से है, जहां हल्की बारिश में नागरिक अस्पताल तालाब बना हुआ है। बता दें कि मौसम विभाग ने आज 4 तारीख को उधम सिंह नगर में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं बीती रात से हो रही बारिश से खटीमा शहर की कई गलियां जलमग्न हो गई हैं। वहीं खटीमा नागरिक अस्पताल की बात करें तो हल्की बारिश में खटीमा का नागरिक अस्पताल तालाब बन गया है। वहीं नागरिक अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं खटीमा उपजिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट और खटीमा तहसीलदार शुभांगिनी ने जगह जगह जाकर खटीमा क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं खटीमा उपजिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जगह जगह हमारे द्वारा जाकर निरीक्षण किया गया है और खटीमा नागरिक अस्पताल के साथ साथ जहां जहां बरसात का पानी जमा हो रहा है
वहां नगर पालिका को निर्देशित कर दिया गया है कि वाटर पंप ले जाकर पानी की निकासी की जाए। चलते रहो ना। इंसेशन नरेंद्र हो रही है पूरे हमारे खंडवा क्षेत्र के अंदर। उसमें कई जगह पर जलभराव की स्थिति जो कि लो लाइंग एरियाज हैं, इसमें अस्पताल में भी हमारा थोड़ा सा जलभराव हो गया है। ईओ नगर पालिका। अब खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से। खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से है, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब रुड़की के एक नवजात ने समय पर उपचार न मिलने से एम्स ऋषिकेश में दम तोड़ दिया। बता दें कि रुड़की के एक नवजात ने समय पर उपचार न मिलने से दम तोड़ दिया। दरअसल गंभीर संक्रमण से पीड़ित 12 दिन के नवजात को उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश लाया गया था। यहां स्थित नीक वार्ड में उसे बेड नहीं मिल सका। एम्स में जॉली ग्रांट अस्पताल ले जाने के दौरान नवजात ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं परिजनों का आरोप है कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने करीब सवा घंटे तक चिकित्सकों की मिन्नतें की, लेकिन बच्चे को भर्ती नहीं किया गया। करीब 9 बजे वो नवजात को लेकर जॉली ग्रांट अस्पताल के लिए रवाना हो गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक नवजात दम तोड़ चुका था। फिलहाल मामले में जांच जारी है। मेरे संज्ञान में लाया गया है और जो है ये 1 तारीख की शाम को एक बच्चा जो है ऐसा आया था यहाँ पर, जिसको कि एक लेट ऑनसेट न्यूनेटल सेप्सिस था। तो ऐसे बच्चे को उस समय हमारी इमरजेंसी में पीडियाट्रिक्स विभाग में, बच्चों वाले विभाग की जो इमरजेंसी होती है, वहाँ पर रखा गया। उसको ऑक्सीजन भी लगाई गई थी, परंतु उस समय हमारे पास जो था उसको आईसीयू का जो बेड था, बच्चे के उस न्यूनेटल आईसीयू का बेड, वो उस समय खाली नहीं था। तो उस वजह से, उस बेड की वजह से उस पेशेंट को जो है, उनको पेशेंट को यहाँ ले जाना पड़ा। तो हमारी जानकारी के हिसाब से सारे पेशेंट जो भी हमारे पास आते हैं, सबको हम लोग इमरजेंसी में ट्रीटमेंट देते हैं, अटेंड जरूर करते हैं उनको। ऐसा नहीं कि बेड नहीं दिया जाए। और आप सब जानते ही हैं कि जब से एम्स शुरू हुआ है, पहले कितने कम बेड थे और आज की स्थिति में 960 बेड हैं। मैं 1 तारीख को अपने बच्चों को लेके एम्स गया था। यहाँ से डॉक्टर ने उसे रेफ़र कर दिया था एम्स के लिए, और वहाँ जाके मैं पहुँचा तो मेरे बच्चे को बेड नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि बेड खाली नहीं है। हम इमरजेंसी वार्ड में भी बैठे रहे, डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ाया कि हमारे बच्चे को बचा लो। हमारे बच्चे का इलाज भी नहीं करा उन्होंने, और हमें बोल दिया यहाँ पे बेड खाली नहीं है। मैं बहुत देर तक खड़ा रहा वहाँ पे, कम से कम 1-1.5 घंटा मैं वहीं रहा, फिर भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। सपोर्ट मिलता। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में उस समय हड़कंप मच गया जब नेशनल हाईवे 58 पर मुल्लिया गांव बागबान के पास रोडवेज की बस ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। बता दें कि यह टक्कर इतनी जोरदार हुई कि कार में सवार 5 लोग घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले को दर्ज कर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है। नैनीताल जिला अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने अपने कैंप कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया, जिसमें जिले के कई जगह से आए लोगों ने जिलाधिकारी के सामने अपनी समस्याओं को रखा। डीएम के जनता दरबार में आज राज्य आंदोलनकारियों ने पेंशन का मामला उठाया। उन्होंने बताया कि सीएम की घोषणा के बावजूद राज्य आंदोलनकारियों को बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिल पा रही है, जिस पर जिलाधिकारी गर्ब्याल ने एडीएम एफआर को कार्रवाई के निर्देश दिए। हल्द्वानी कैंप कार्यालय में लगे जनता दरबार में शहर की सड़कों में हो रहे गड्ढों को लेकर हंगामा हुआ। बताया कि सड़कों में गड्ढों से मंडी क्षेत्र में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। मामले में जिलाधिकारी ने 1 सप्ताह के भीतर गड्ढों को भरे जाने के आदेश दिए। जनता दरबार में लोगों ने सड़क, बिजली, पानी और आपदा निधि से कार्य नहीं होने की शिकायत की। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि आज उनके सामने अधिकतर जमीन से जुड़ी परेशानियों को लेकर लोग आ रहे हैं। वहीं कुछ अन्य विभागों की जो शिकायतें मिली हैं, उनको संबंधित अधिकारियों को निस्तारण करने के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। साथ ही जिन समस्याओं का समाधान उनके स्तर से हो सकता है, उस समस्या का तुरंत समाधान कर दिया गया है।
अभी तक तो देखिए 12 बजे तक लगभग 35 के करीब एप्लीकेशन आए हैं और मैक्सिमम लोगों के ज़मीन से रिलेटेड मैटर्स हैं, तो उसमें काफ़ी हम लोगों ने उसको सॉल्व भी कर लिया है। और साथ ही साथ जो बाढ़ आ रही है, जिन जगहों पे दिक्कतें आ रही हैं, वहाँ पे हम लोग जो उन्होंने बताया उस पर टीमें भी हम लोगों ने भेज दी हैं और टीमों की आने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो समाधान हो सकता है उसका हम लोग करेंगे। जनता दरबार में कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिसको हम तत्काल हम सॉल्व कर सकते हैं, कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन होते हैं। तो ऐसे मैटर जो न्यायालयों में विचाराधीन होते हैं उसमें हम तत्काल हम फौरी राहत उनको नहीं दे सकते। अगर किसी व्यक्ति को अगर वो गरीब है, लॉयर की जरूरत, तो हम लोग। रामनगर में सावन महीने के पावन पर्व पर नाग पंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने नागों की पूजा अर्चना की, साथ ही श्रद्धालुओं ने दूध का भोग लगाया। ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष का योग होता है उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो वहीं काल सर्प दोष से गिरे हुए लोगों को व्यापार में नुकसान उठाने के साथ ही कई पारिवारिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। नागपंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने के बाद काल सर्प दोष से घिरे लोग मुक्त हो जाते हैं और उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां शुरू हो जाती हैं। लालकुआ स्थानीय पेपर मिल के प्रदूषण के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल आवाज उठाई है। बता दें कि यहां प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने एक बैठक आयोजित की। बैठक में निर्णय लिया गया है कि आगामी 15 अगस्त को व्यापार मंडल द्वारा नगर में स्कूली बच्चों के साथ जन जागरूकता रैली निकाली जाएगी, जिसमें क्षेत्र के लोगों को प्रदूषण के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। बता दें कि क्षेत्र में एक पेपर है जिससे मिल से निकलने वाले प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र लालकुआ का सुभाष नगर वार्ड वायु और ध्वनि प्रदूषण से लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। साथ ही मिल से निकलने वाले कोयले की कड़ से लोग काफी परेशान हैं, जिसके चलते ग्रामीण परेशान हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भाजपा द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर पूरे देश में तैयारियां की जा रही है। भाजपा के उधम सिंह नगर जिला अध्यक्ष विवेक सक्सेना ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बीजेपी की तरफ से हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत 9 अगस्त क्रांति दिवस से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस तक तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जिला अध्यक्ष सक्सेना ने बताया कि अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड के 25 लाख घरों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत 10 लाख घरों पर भाजपा कार्यकर्ता झंडा फहराएंगे। जिला अध्यक्ष विवेक सक्सेना ने यह भी बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की सफलता को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। देश को आज़ाद हुए लगभग 75 वर्ष होने को जा रहे हैं और सरकार के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है व्यापक स्तर पर केंद्र सरकार के द्वारा। और पार्टी ने, अपनी भारतीय जनता पार्टी ने इस अभियान को एक युद्ध स्तर पे लिया है, जिसके लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा हमने कार्यक्रम का नाम दिया, हर घर तिरंगा। इसके लिए 9 अगस्त से 11 अगस्त तक हमें तिरंगा जैसे बाज़ारों में, मेलों में, सार्वजनिक स्थानों पर होल्डिंग लगानी है। 11 अगस्त से 13 अगस्त तक प्रत्येक वार्ड बूथ में वंदे मातरम और रघुपति राजा राव का भजन के साथ प्रभात फेरी निकालनी है। इसी तरीके से 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में हर घर में हमें झंडा फहराना है। और उससे पहले पार्टी की तरफ से तिरंगा झंडा आ रहा है, राष्ट्रीय ध्वज आ रहा है, उसे हम हर घर में 9 तारीख तक फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, कहीं मत जाइए। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।